कहानी की शुरुआत होती है यंग नाम की लड़की से। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उसके अंदर कोई भावना नहीं है, जैसे उसका दिल बिल्कुल ठंडा पड़ चुका हो। जिंदा तो है लेकिन अंदर से खाली। वो दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठी है और तभी उसकी माँ वहाँ आती है। माँ उसे देखकर कहती है, क्या अब तक तुम्हें ये सब काफी नहीं लगा? हमें पता चलता है कि यंग पिछले 10 सालों से उसी रेस्टोरेंट में आती है और हर बार वही खाना ऑर्डर करती है। सोचो, कोई इंसान 10 साल तक एक ही चीज खाए बिना बोर हुए। फिर यंग अपनी माँ को अपनी जिंदगी की बातें बताने लगती है, लेकिन माँ बीच में ही टोक देती है, मुझे कुछ सुनना नहीं। तभी यंग उसे घूरकर कहती है, जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में मत बोलना। ये पहली बार है जब तुम अपनी बेटी की आवाज 20 साल बाद सुन रही हो। क्या तुम्हें जरा भी याद नहीं आई? माँ की नजर अचानक यंग के हाथ पर जाती है। वहाँ एक घाव है। वो पूछती है, क्या हुआ? यंग शांत स्वर में कहती है, मेरे काम में ऐसे जख्म रोज लगते हैं। माँ कहती है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसा छोड़ा था, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन यंग ठंडे लहजे में जवाब देती है, मैं ये मान लूंगी कि मैंने तुम्हारा आखिरी वाक्य सुना ही नहीं, क्योंकि दादी ने मुझे सिखाया था कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो, जो तुमने कभी नहीं सिखाया। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यंग की माँ उसे छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी। वो उसे दादी के पास छोड़ जाती है, साथ में पैसों का बैग रख देती है। दादी गुस्से में चिल्लाती है, कैसी माँ अपनी बेटी को छोड़ देती है सिर्फ इसलिए कि जिंदगी मुश्किल है। कुछ समय बाद स्कूल से दादी को फोन आता है। टीचर कहती है, डिसेक्शन क्लास के बाद से यंग मुझसे बार बार कह रही है कि एक और मेंढक लाऊं ताकि वो फिर से काट सके। दादी खुद उसके लिए मेंढक लाती है, लेकिन जब यंग उसे काटना शुरू करती है, दादी उसका स्केलपल पकड़कर खुद का हाथ काट लेती है और कहती है, ये जीव भी दर्द महसूस करते हैं जैसे हम करते हैं। अगर खुद को तकलीफ नहीं देना चाहती तो दूसरों को तकलीफ मत दो। सच में क्या बात कही, सीधा दिल को छू जाने वाला सबक। अगर ऐसा कोई स्कोर होता तो मैं दादी को 10 में से 10 नहीं बल्कि 100 में से 100 देती, बशर्ते आप ये वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन अब कहानी में एक मोड़ आता है। अचानक यंग का दिमाग जैसे फट जाता है। वो अपनी ही दादी का गला पकड़ लेती है, पर दादी भी कोई कमजोर नहीं थी। वो भी पलटकर उसे रोकती है। ये लड़ाई किसी सामान्य गुस्से की नहीं, बल्कि यंग की भावनाओं की बीमारी का नतीजा थी। वो ऐसी लड़की है जिसे महसूस करना ही नहीं आता, न दर्द, न प्यार, न डर। दादी आखिरी बार कहती हैं, हमारे अपने नियम हैं और हमें इन्हीं पर जीना होगा। तभी यंग की आवाज आती है, अगर दादी के वो नियम ना होते जिन्हें मैं बचपन से मानती आई हूँ, तो शायद आज तुम अखबार के ओबिचुअरी वाले हिस्से में होती। और अब चिंता मत करो, तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी। वो उठती है, धीरे से पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, गुड बाय मदर। फिर शांति से वहाँ से चली जाती है और अपने होटल लौट आती है। थोड़ी देर बाद वो एक डेजर्ट ट्रिप पर निकलती है। टूरिस्ट्स का एक ग्रुप रेत के समंदर में जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक भयंकर रेत का तूफान उठता है। गाइड घबराए हुए लोगों से कहती है, डरिए मत, ये तो हर 1000 साल में एक बार होता है जब कोई जिन अपना डांस करता है। आप लोग लकी हैं जो ये देख रहे हैं, बाकी सब लोग तो हैरान हैं। लेकिन यंग बस बिना किसी एक्सप्रेशन के देखती रहती है। फिर धीरे से बुदबुदाती है, बेचारा, ये डांस तो 2 लोगों का होना चाहिए था, लेकिन वो अकेला नाच रहा है। लगता है ये जिन मुझसे भी ज्यादा दुखी है। अब बात साफ है, वो बोल तो रही है लेकिन उसमें कोई भावना नहीं, जैसे सिंपैथी के नाम पर ड्राई सार्केज्म। जब टूरिस्ट्स वापस जाने लगते हैं, यंग अकेली दूसरी दिशा में निकल पड़ती है। उसकी दोस्त का मैसेज आता है, ट्रिप कैसी चल रही है? यंग जवाब देती है, रेगिस्तान बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा और पूरी तरह चुप। यहाँ कैक्टस लगाकर उसके पास खुद को दफना लेना परफेक्ट रहेगा। अब दोस्त समझ जाती है कि यंग फिर से अपने डार्क मूड में है। वो उसे टेक्स्ट करती है, अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो, अपनी घड़ी की टिक टिक सुनो, इससे दिमाग शांत होगा। यंग सच में कोशिश करती है टिक टिक पर ध्यान देने की, लेकिन तभी वो किसी चीज पर ठोकर खाकर मुंह के बल रेत में गिर जाती है। वो चीज होती है एक पुरानी लैंप। गुस्से में वो उस लैंप को उठाकर जोरों से पीटने लगती है, जैसे अपनी सारी भड़ास माँ पर निकाल रही हो। रेत उड़ रही है, हवा चल रही है और यंग लगातार उसे ठोकती रहती है। आखिर में जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो उसे एहसास होता है कि वो बस एक लैंप था,
वो उसे उठाती है, साफ करती है और अचानक एक जिन बाहर निकल आता है। लेकिन याद रखो, हमारी यंग वो लड़की है जो रिएक्शन नहीं देती, वो एक्शन करती है। ना डर न हैरानी, बस ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, तुम कौन हो, जल्दी बोलो वरना खत्म कर दूंगी। जिन छाती चौड़ी करके रॉयल अंदाज में बोलता है, मैं खुद शैतान हूँ लेकिन लोग मुझे जीनी कहते हैं। यंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस मुड़ती है और चल देती है बिना इम्प्रेस्ड हुए। जीनी उसके पीछे पीछे चिल्लाता है, रुको, मैं तो 1000 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। लेकिन यंग ऐसे चलती रहती है जैसे उसके कानों में रेत भर गई हो। जीनी बेचारा अपने लंबे बालों में उलझता हुआ गिरता पड़ता उसके पीछे भागता रहता है। और बस यहीं से शुरू होती है यंग की अजीब लेकिन कमाल की जर्नी। कहानी जैसे ही आगे बढ़ती है वो कमरे में पहुंचती है और क्या देखती है, जीनी वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा है। उसके लंबे बाल पूरे कमरे में फैले पड़े हैं जैसे किसी ने रेशमी जाल बुन दिया हो। जीनी गहरी सांस लेकर नाटकीय अंदाज में कहता है, 1000 साल, हाँ 1000 साल हो गए। यंग बिना किसी भाव के जवाब देती है, तो तुम्हारे बाल तो 1000 साल में बढ़ते गए लेकिन दाढ़ी को कुछ पता ही नहीं चला, ये कैसे लॉजिक है। जीनी थोड़ा शर्मिंदा होकर बड़बड़ाता है, क्या बेइज्जती है ये, छोड़ो डिटेल में नहीं जाते। फिर वो अपनी कहानी शुरू करता है। वो कहता है, मुझे 1000 साल पहले तुमसे जुड़ी वजह से शाप मिला था। उसी दिन से मैं इस लैंप में कैद हूँ। हर बार जब कोई ये लैंप ढूंढता है मैं उसे 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ। इतने सालों में बाहर की दुनिया से उसे सारी खबरें उसके असिस्टेंट अंकल सेड देता था। बाहर क्या बदल रहा है, कौन सी जंग हुई, कौन सी खोज हुई, सब कुछ। अंकल सेड में एक खास ताकत थी, वो खुद को काले तेंदुए में बदल सकता था। एक दिन अंकल सेड ने उसे बताया, अब इंसान पुनर्जन्म पर भरोसा करते हैं, यानी आत्मा दोबारा जन्म ले सकती है। जीनी ने तब उसे मजाक समझा, क्या बकवास है ये। लेकिन उसी दिन उसने एक वादा किया, वो इंतजार करेगा चाहे कितने भी 1000 साल लग जाए, और जब वो लड़की वापस आएगी तो वो उसे खत्म कर देगा। क्योंकि जीनी के लिए इंसान लालची, स्वार्थी और झूठे जीव थे और यंग ने ये बात साबित कर दी थी। वो तीनों इच्छाएं उसने खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मांगी थी और आखिरी इच्छा ही वो थी जिसने जीनी को इस लैंप में कैद कर दिया। 900 साल बीतने के बाद उसे आखिर एक समाधान सूझा। वो ऊपर वाले से प्रार्थना करता है, अगर वो इंसान जो मुझे आजाद करेगा नेक और सच्चा निकला तो मैं हार मान लूंगा और बंधा ही रहूंगा, लेकिन अगर वो भ्रष्ट निकला तो मुझे जीतने दो और मुझे आजादी दो। फिर वो यंग की तरफ देखता है और कड़वे लहजे में कहता है, और फिर तुम आई, उस लैंप को ऐसे झकझोरा जैसे पेट ही उलट दिया हो। मैं तो बस खाकर आया था औरत। यंग बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखती है और ठंडे स्वर में कहती है, अजीब है, न तुम मुझे डरा पा रहे हो न मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूँ। क्या तुम इंसान नहीं हो? लगता है मैं गलत कमरे में आ गई। जीनी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं। यंग उसी ठंडे अंदाज में पलटती है, वैसे भी इंसानों को बिगाड़ना मेरा पसंदीदा शौक है। जीनी हंसता है, तो फिर बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? वह बताता है, 3 इच्छाएं मांगो, लेकिन ध्यान रखना तुम मरे हुए लोगों को वापस नहीं ला सकती, भविष्य में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती और एस्केपे 3 in 1 नहीं मांग सकती। बाकी कुछ भी मांगो तो तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यंग ने तो उसकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो जहाँ भी जाती, दुकानों में, कैफे में, यहाँ तक कि ज्वेलरी स्टोर तक, जीनी पीछे पीछे घूमता रहता। कभी उसे चिढ़ाता तो कभी ताने मारता, और जब यंग पलटकर कुछ बोलती तो बाकी लोग सोचते ये लड़की तो पागल है, हवा से बातें कर रही है। तभी जीनी जोर से हंसता है और कहता है, अरे हाँ, बताना भूल गया, दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे देख सकती हो। यंग गुस्से से उसे घूरती है, बहुत बढ़िया, अब सबको लगता है कि मैं पागल हूँ और वो भी तुम्हारी वजह से। जीनी मुस्कुराकर कहता है, खैर स्वीट हार्ट, थोड़ी बहुत तो तुम हो ही, बस इतना सुनना था कि यंग का पारा 7वें आसमान पर। वो गुस्से में लैंप उठाती है और सीधे समंदर में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो अपने होटल लौटती है वो वहीं है, आराम से बैठा हुआ, खुद को सुखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। यंग का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। वो बाहर निकलती है और उस लैंप को एक टूरिस्ट को सिर्फ 1 दिरहम में बेच देती है। सोचो, 1000 साल पुरानी चीज और दाम बस 1 दिरहम। लेकिन जब वो घर लौटती है तो क्या देखती है, जीनी वहीं सोफे पर बैठा है, उसी दिरहम को उछालते हुए। वो मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम मेरी क्वीन हो, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अब यंग उसे बेवकूफ बनाने की सोचती है। उसे लगता है अगर वो जीनी की कमजोरी ढूंढ ले तो शायद उससे छुटकारा पा सके। वो पूछती है, तो क्या तुम उड़ सकते हो? जीनी उसकी बाह पकड़ता है और कहता है, चलो दिखाता हूँ। कुछ ही सेकंड में दोनों दुबई के आसमान में उड़ रहे होते हैं, जैसे बैटमैन भी शर्म खा जाए।
वो एक ऊंची इमारत की छत पर उतरते हैं। यंग नीचे झांकती है और कहती है, वाह, तो तुम सच में जिन हो। फिर मुस्कुराकर जोड़ती है, अगर मैं तुम्हें धक्का दूं तो क्या तुम इंसानों की तरह मर जाओगे? जीनी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम मजाक कर रही हो, है ना? लेकिन वो अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही यंग उसे धक्का दे देती है। जीनी नीचे गिरते हुए गायब हो जाता है और अगले ही पल उसके सामने प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा काला, डरावना और क्रोध से भरा हुआ होता है। वो कहता है, अब अच्छा, जिन मर चुका है, मुझे ये असली चेहरा पहले ही दिखा देना चाहिए था। फिर उसे याद आता है वो लड़की 1000 साल पहले वाली, जिसने कहा था, सजा चाहे जितनी भी भयंकर हो, हम दोनों बांटेंगे। वो इतनी दयालु थी कि वो याद अब भी जीनी को सताती थी। वो गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने सोचा था जब तुमसे दोबारा मिलूंगा तुम बदल चुकी होगी, लेकिन नहीं, अब तो तुम पूरी तरह पत्थर दिल हो चुकी हो। अब अपनी पहली इच्छा मांगो, मुझसे माफी मांगो और अपनी जान की भीख मांगो। फिर वो उसका गला पकड़ता है, उसे हवा में उठा लेता है और कहता है, जब मैं तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी कर लूंगा और अपनी जंजीरें तोड़ लूंगा, सबसे पहले तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन यंग शांत होकर हंसते हुए कहती है, तो फिर अभी कर दो, क्योंकि ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खुश पल है। पहली बार मेरा दिल सच में धड़क रहा है। जीनी वहीं ठिठक जाता है। क्या गड़बड़ है इस पागल में? मौत के करीब है और खुश है। वो उसका गला छोड़ देता है और यंग को आसमान से नीचे गिरा देता है। फिर भी वह नीचे तक गिरते हुए भी हंसती रही। उसने बीच हवा में ही उसे फिर से पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं कसम खाकर सारी मानव जाति मिटा दूंगा। मुझे नहीं पता था कि इंसान इतना आगे विकसित हो गए हैं। तुम्हारी भ्रष्टता अब स्वयं संरक्षित हो चुकी है। अब तुम्हें शैतान तक लुभाने की जरूरत नहीं। वह उसकी आंखों के सामने गायब हो गया, उसे अकेला छोड़कर गिरने दिया। बाद में वह किसी तरह फिर अपने कमरे में लौट आई, अपने बैग पैक किए और लैंप को दुबई होटल में वहीं छोड़कर चली गई। वह विमान में बैठी, पर जब वह एयरप्लेन के बाथरूम से बाहर आई तो वही फिर वहाँ था, उसकी सीट पर बैठा हुआ स्नैक्स खा रहा था। वह चौंकी और बोली, वो बाल जिन पर तुम इतना गर्व करते हो, मैं तुम्हारे गांव पहुंचने से पहले ही काटवा दूंगी। क्या तुम्हें पता है मैं बालों की केयर फॉर्मूलाज और मेरो ओनेल पर कितना पैसा खर्च कर चुकी हूँ? क्या तुम सोचते हो मैं अपने गृहनगर में ऐसे आदमी के साथ चलूंगी जिनके बाल मुझसे भी लंबे हैं? जब वे पहुँचे उसने उसे अपनी दादी और दोस्तों से मिलवाया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। ओह वाह, तुमने शादी कर ली? वह नर्वस होकर हंसी। नहीं नहीं, वह बस मेरा रूममेट था, मैं उसे सिर्फ एक स्मृति के तौर पर लाई हूँ बस। जीनी अजीब तरह से खड़ा रहा, जेंटलमैन सी मुस्कान के साथ। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ अजीब और प्राचीन सा शब्द कहा। यंग ने उसे खींचकर गैराज में ले जाया और फिर से डांटना शुरू कर दिया। उसकी दादी अंदर आई, उसे कुल्हाड़ी पकड़े देखा और बोली, अब तुम किसे मारने की योजना बना रही हो? क्या तुम हमारे नियम भूल गई हो? जीनी फिर गायब हो गया, यंग को अपने आप से बात करते हुए छोड़कर। गुस्से में उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, इसीलिए उसकी दादी ने उसे एक घड़ी की टिक टिक सुनाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो यंग के बचपन में किया करती थी। हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं। उसकी दादी उसे बताती है, तेरी माँ, पिता और भाई बहन वापस नहीं आने वाले, वे चले गए हैं सब के सब। यंग ने पूछा, किस तरह चले गए? मैंने उनमें से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई सिवाय उस तोते के, पर वो तो गिना ही नहीं जाता, है ना? जब उसे एहसास हुआ कि यह सच है, वह रो पड़ी और गुस्से में जमीन पर पैर ठोंकने लगी। उसकी दादी ने उसे अपना गुस्सा नियंत्रित करने के लिए घड़ी की टिक टिक के साथ 60 सेकंड गिनवाए। उन्होंने उसे यह सिखाने के लिए उसके जूतों में पत्थर भी रखवाए कि असहजता कैसी होती है, ताकि वह समझे कि यह एक बुरा एहसास है और कभी किसी को वो महसूस न कराए। पर यंग ने शिकायत की, दादी तुम बहुत बातें करती हो, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे छुटकारा पाऊं। दादी ने कहा था, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगी, ग्रेजुएट बनोगी और अच्छी नौकरी पाओगी तो तुम मुझसे दूर अकेले रह सकती हो। उस दिन से यंग ने ठान लिया। वो लगातार पढ़ाई करती रही, दिन रात बिना रुके। वो अपने कॉलेज की टॉप स्टूडेंट्स में से एक बनी और बाद में उसने अपनी खुद की मैकेनिक वर्कशॉप खोली, जो उसके जैसे इंसान के लिए एकदम सही काम था। बाद में दादी ने जीनी को कोने में पकड़ा और उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन जीनी कुछ समझा ही नहीं और वहाँ से भाग गया। अगले दिन यंग गाड़ी चला रही थी जब कुछ गांव वाले आपस में फुसफुसाते हुए बोले, वो लड़की तो पागल है। यंग ने गाड़ी रोकी और बोली, असल में उसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गांव वाले बड़बड़ाए, वो तो ऐसी है जो किसी को सच में मार भी सकती है। दादी ने शांत होकर कहा, शायद, लेकिन हमने उसे बहुत मेहनत से पाला है। वो सख्त नियमों से चलती है और किसी को चोट नहीं पहुंचाती।
यह सुनकर जीनी हंस पड़ा। अविश्वसनीय है, पूरे गांव ने इस लड़की को पालने में हिस्सा लिया। फिर एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, हाँ, जब भी वो कोई तेज चीज उठाती थी या किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, जैसे उस दिन जब उसने मुर्गियों के साथ किया था, तो गांव वाले उसके हाथ से औजार ले लेते थे और उसका गुस्सा किसी और तरफ मोड़ देते थे। हम उसे गुस्सा निकालने देते थे, मगर ध्यान रखते थे कि कोई घायल न हो। बाद में जीनी को सड़क पर एक वीडियो गेम कंसोल मिला। जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, वो उसमें खो गया। पूरा दिन एक छोटे बच्चे से हारता रहा और हैरान हुआ कि इंसानों की टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। जब उसका पैसा खत्म हो गया तो वो भागता हुआ यंग के पास गया और पैसे मांगे। यंग ने गुस्से में साफ मना कर दिया। रात को जीनी ने उसकी कार बीच सड़क में रोक दी और बोला, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो तो बस लोन था। यंग ने बिना झिझके कार उससे टकरा दी। जीनी जमीन पर कराहते हुए बोला, मैं तो बस खेलना चाहता था। बाद में वो अपने पुराने असिस्टेंट अंकल सैड के पास गया। उसने जीनी को एक पाई दी और कुछ पैसे भी और बोला, तू अच्छा कर रहा है बेटा, सही रास्ते पर बना रहा। अब जीनी ने काम करना शुरू किया और थोड़ा पैसा कमाने लगा। उसने अपने दोस्त से कहा, उस पागल औरत ने मुझे अपनी कार से मार दिया। दोस्त बोला, अरे वो तो नॉर्मल है, वो दिमाग से थोड़ी गड़बड़ है, भूल जा। फिर जीनी ने कहा, चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली पागलपन क्या होता है। बाद में जीनी ने बोला, वो तो इंसान जैसी भी नहीं है भाई, वो खुद भ्रष्टता का रूप है। अब मेरे पास खुद को और बर्बाद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। फिर उसने कहा, अब मेरा अगला प्लान है ये देखना कि क्या उसे सच में लोगों की जान की परवाह है या नहीं। उसने यंग को तब बंद कर दिया जब वो जिम में वर्कआउट कर रही थी। थोड़ा उसे चोट पहुंचाई, फिर दरवाजा बंद करके नाटकीय अंदाज में बोला, पूरा ये जिम जलने वाला है और आग शहर तक फैल सकती है, सब मर सकते हैं और इसे रोकने वाली सिर्फ तुम हो किटी। यंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, जानते हो क्या, आज मरने वाला सिर्फ तुम हो। वो पीछे के दरवाजे से बिल्कुल बेफिक्र बाहर निकली, जीनी को पकड़कर खूब पीटा और बोली, मैंने तुझसे कहा था ना, आग से मत खेलना। जानू, ये तेरी ही गलती है, समझे? जब वो उसे लगातार मारती रही तो जीनी चिल्लाया, क्या तुम इंसानों से इतना प्यार करती हो? वो बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इसलिए गुस्से में हूँ क्योंकि तुमने मेरा शेड्यूल बिगाड़ दिया। वो उसे तब तक पीटती रही जब तक फायर फाइटर्स आकर उसे जीनी से अलग नहीं कर देते। जीनी ने फायर फाइटर्स से कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता। यह सुनकर यंग और गुस्से में बोली, आज तो मैं तुझे तेरे भगवान के पास भेजूंगी, चाहे रेस कार में भेजना पड़े या किसी और तरीके से। बाद में वो अपनी सबसे करीबी दोस्त मे के साथ रेस्तरां में खाना खा रही थी। अचानक जीनी पानी के कूलर से निकलकर सामने आ गया। वो उस पर चिल्लाई, लेकिन उसने अपना इनविजिबिलिटी मोड चालू कर लिया तो लोगों को लगा वो खुद से बात कर रही है। वो उसे बाहर खींच ले गई और एक लड़की की हेयर क्लिप उसके हाथ में दी। वो बोली, जब तुम अदृश्य रहो तो इसे पहनना ताकि सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकूं। लोग पहले ही मुझे पागल समझते हैं, मुझे और अफवाहों की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, उसने कहा। उसने जवाब दिया, ठीक है, तो क्या मैं इसे कम से कम एक स्मृति के तौर पर रख तो नहीं सकता? वो पूछती है, तुम इच्छाओं के बारे में इतना क्यों पागल हो? क्या तुम्हें मुझसे छुटकारा पाना इतना ही जरूरी है? उसने कहा, बेशक, तुमने मुझे 1000 साल तक फंसा कर रखा था, मैं तुम्हें खत्म क्यों नहीं करना चाहूँगा? वो पूछती है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी है? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे ठीक पास बैठा था जब तुम मेरी आंखों के सामने घुल गई थी। मैं तुम्हारी गंदी मिट्टी कभी नहीं भूलूंगा। मेरे सहायक ने तुम्हारा पूरा पिछला जीवन भी देखा था तो उसने कहा, ठीक है, अच्छा है, मैं तुमसे एक सौदा करती हूँ। मैं अपनी पहली इच्छा इस्तेमाल करना शुरू करूँगी और हम दांव लगाएंगे। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं बाकी 2 इच्छाएं साधारण चीजों पर लगाऊंगी और फिर तुम मुझसे आजाद हो सकोगे। उसकी शर्त ये थी, वे जिन 5 पहले लोगों से मिलेंगे हर एक को 3-3 इच्छाएं दी जाएंगी। अगर उनमें से ज्यादातर भ्रष्ट चीजों के लिए मांग करें तो जीनी जीत जाएगा और साबित हो जाएगा कि मानवता नाश के काबिल है। यही उसकी पहली इच्छा मानी जाएगी। फिर उसने हेयर क्लिप पहनी। पहला शख्स जिससे वे मिले वह गांव की एक दुकान का कर्मचारी था। उसने कहा, अरे सर, आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर वे एक बैंक कर्मचारी से मिले जो कभी यंग के साथ पढ़ता था। जीनी ने कहा, वो तो दूसरा है। वाह, आज के ग्राहक तो कितने उदास दिख रहे हैं, वे मुझे मेरी सोच से भी तेजी से भ्रष्ट कर सकते हैं। फिर एक कुत्ता आया। उसने कहा, वो हमारा तीसरा ग्राहक है। वो बोली, माफ कीजिए, कुत्ता बोलता नहीं, क्या तुम बुद्धिमान हो? उसके बाद एक आदमी गाड़ी से निकला, एक रेस्टोरेंट मालिक का बेटा और एक नया गांव वाला जो यूट्यूब चैनल चलाता था। यंग ने कहा, अब कुल 5 लोग हो गए जीनी, अब तुम्हारी बारी है अपना जादू दिखाने की। अगले दिन जीनी मिस्टर सेट के साथ बैठा और कहा, मैं उससे हार नहीं सकता। वैसे भी
वो अधिकतम 80 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। मैं बस तब तक छिप जाऊंगा जब तक वो मर नहीं जाती और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं अपनी जादुई कारपेट लूंगा और गायब हो जाऊंगा। अंत में मैं अलादीन का चचेरा भाई साबित हो जाऊंगा। वो यंग की दादी के घर के पास रुक गया और कहा, यंग को मत बताना कि तुमने मुझे देखा। बस वो सलाद का कटोरा दे दो मुझे इसकी जरूरत है। फिर वह अपने कारपेट पर उड़ चला, सोचकर कि अब वो सुरक्षित है, पर लड़ाकू जेट्स ने उसे हवा में पकड़ लिया। खबर फैल गई कि कोरिया और जापान के बीच किसी अजीब वस्तु ने उड़ान भरी है। यंग ने उसे देखा और चिल्लाई, तुमने एक सलाद के कटोरे की वजह से 2 देशों के बीच युद्ध ऑलमोस्ट शुरू कर दिया और तुम कहते हो कि बस अकेले रहना चाहते थे। फिर उसने कहा, अगर 5 ग्राहकों में से किसी एक की इच्छा पूरी दुनिया बदल दे तो मैं इसे वापस कैसे ले सकती हूँ। बाद में सुबह के समय वह उसे एक छत पर मिला। उसने कहा, अगर तुम अपनी बात इस पंख से लिखोगी तो ये हमेशा सच रहेंगी। तभी एक आदमी अंदर आया, बिल्डिंग का मालिक। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जीनी ने जवाब दिया, हमारे बीच अनुमति की जरूरत नहीं है, बस वैसा करो जैसा मैं कहूँ। मौका मिले पंख निकालो और भागो। उसने यंग को पकड़कर छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन आदमी उसके पीछे कूदा और उसे बचा लिया, अपने पंख दिखाते हुए। वो पूछी, अगर तुम्हारे पंख हैं तो फिर मदद के लिए क्यों चिल्लाए? उसने कहा, बस मैं घबरा गया था। यंग ने पंख निकाला और भागी। वो पंख वही निकला जिस पंख की जीनी बात कर रहा था। फिर जीनी का असिस्टेंट आया और कहा, देखा, तुम्हें आजाद कर दिया गया। जीनी ने कहा, हाँ, तुम हमेशा कहते हो कि मैंने लोगों को भ्रष्ट किया, लेकिन देखो अब मानवता को। मैं 1000 साल से चली गई हूँ और वे अभी भी युद्ध और लालच में एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। असिस्टेंट ने कहा, काफी हुआ बातों का, मैं जल्दी ही तुम्हारा हाल करूँगा। फिर वे अपने पहले ग्राहक के पास गए। वही लड़की जो दुकान में थी। उसका बॉस उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। जब वह स्टोरेज रूम में गई तो उसने एक लैंप पाया। जीनी आया और उसने उसे 3 इच्छाएं देने की पेशकश की। लड़की घबरा गई और उसने इच्छा की कि वह वेडिंग इवेंट की मैनेजर बन जाए और ये सच हो गया। उसने तुरंत अपने क्रूर बॉस से बदला लिया और किसी को भी उसके अचानक प्रमोशन पर विश्वास नहीं हुआ। जब यंग उससे मिली, लड़की ने कहा, क्या तुम अपनी कार का तेल बदलने नहीं आ रही? यंग ने जवाब दिया, नहीं जानू, मैं एक नई इम्पोर्टेड कार खरीद रही हूँ, तो मेरी चिंता मत करो। यंग को सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी। उसकी वर्कशॉप ने एक नियमित ग्राहक खो दिया था। फिर यंग को याद आया कि उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मे से कैसे मुलाकात की थी। स्कूल में कुछ लड़कियां मे को परेशान करती थीं और यंग ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने मे को अकेला नहीं छोड़ा तो उसे जला देगी। और ये सिर्फ बात नहीं थी, उसने सच में गैसोलीन लाया और बाथरूम में डाल दिया जब वे अंदर थीं। उसके बाद यंग और मे अच्छे दोस्त बन गए। यंग ने उसकी मदद की और मे ने भी अपनी मेहनत से डेंटिस्ट बनकर अपनी क्लिनिक खोली। सच में हर किसी को ऐसी दोस्त चाहिए। बाद में सैद ने जीनी को यंग के बारे में सारी जानकारी दी जो उसने उसे देखकर सीखी थी। वो कई नौकरियां करती थी, सख्त रूटीन फॉलो करती थी, डाइविंग करती थी, चट्टानों पर चढ़ती थी, बस इसलिए कि वो प्राकृतिक रूप से हादसे से मरना चाहती थी। जब वे उसकी वर्कशॉप गए तो उन्होंने देखा कि उसने यहाँ तक कि ताबूत भी बना रखे थे, हर संभाव्यता के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि वो दादी के समय का इंतजार कर रही थी ताकि वो उनके बाद उन्हें फॉलो कर सके जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। सैड ने पूछा, तो अगर यंग मर गई तो तुम उसका बदला कैसे लोगे? जीनी ने जवाब दिया, मैं उसकी दादी की सेहत की सुरक्षा करूंगा ताकि उसे कुछ न हो। उसके बाद जब भी दादी कहती, ओह मेरी पीठ दर्द कर रही है, जीनी तुरंत मदद करने दौड़ता, दादी की जगह काम करता। समय के साथ दादी इसका फायदा उठाने लगी। पूरी तरह स्वस्थ थी लेकिन कमजोर बनने का नाटक करती थी। फिर मिस्टर सेड जीनी के पास गया और कहा, यंग को कुछ याद नहीं है। जीनी गुस्से में हुआ, क्या? उसने मुझे 1000 साल तक बंद करवाया और अब उसे याद भी नहीं। वो तो धर्मपरायण होनी चाहिए थी। क्या वो अब मेरा मजाक उड़ा रही है? तुम उसे मत बताना कि वो अच्छी थी और दूसरों की मदद के लिए खुद को बलिदान कर रही थी। सैड ने कहा, चिंता मत करो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी है। वो वहाँ से चली गई। उसने पीछे से कहा, अरे सुंदर आउटफिट, कहाँ जा रही हो? फिर हम उसे मे की क्लिनिक में देखते हैं। फिर बाद में शॉपिंग और बाहर खाना खाते हुए जीनी के साथ। वे दोनों साथ में बैठे और उसने शहर की ऊंची इमारतों से भरी स्काईलाइन को निहारते हुए देखा। जीनी ने कहा, अगर तुम वादा करोगी कि फिर मुझे धक्का नहीं दोगी तो मैं तुम्हें वहाँ ऊपर ले जाऊंगा। वो उसे वहाँ ले गया और जब वे छत पर खड़े थे तो उसने अचानक बिना झिझक कहा, मुझे तुम पसंद हो। जीनी ने कहा, क्या? कौन ऐसा सीधे इजहार करता है? तुमने मुझे डरा दिया। जब उसने पूछा क्यों तो उसने कहा, क्योंकि तुम इंजन जैसी हो।
तुम्हारी भावनाओं को महसूस करने के लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, तुम सहज हो। उसने आह भरी और कहा, बहुत बढ़िया, मुझे कभी पूछना नहीं चाहिए था, अब मैं एक कार इंजन बन गया हूँ। उसने उसे कहा, तुम्हें रोमांस चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ। फिर उसने पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी ताकि वो सितारों की खूबसूरती देख सके, और दोनों ने एक जादुई रोमांटिक पल साझा किया। अगले दिन यंग उसके बारे में सोचते हुए खुद को रोक नहीं पाई। वो फिर से वही महसूस करना चाहती थी, लेकिन जीनी लगातार उससे बचने की कोशिश करता रहा। वो उसे हर जगह पीछा करती रही। बाद में वे एक और ग्राहक से मिले, बैंक कर्मचारी। वो यंग का अकाउंट खोल रही थी और अंदर की अविश्वसनीय राशि देखकर घबरा गई। गुस्से और ईर्ष्या में वह मुश्किल से खुद को संभाल पाई। उस रात गांव में एक बड़ा त्योहार हुआ जहां सभी इकट्ठा हुए, सिवाय यंग के जो अपनी वर्कशॉप में रही। वहां तथाकथित अच्छे का फरिश्ता आया। वो उससे पूछी, माफ कीजिए, लेकिन आप असल में क्या हैं? आप किस प्रजाति के हैं और आपके पंख इतने काले क्यों हैं? उसने जवाब दिया, माफ कीजिए इसके लिए, अगली बार मैं इन्हें आपके लिए गुलाबी बना दूंगा। वो बोली, मैंने कुछ देखा है, जो भी आप अपनी चैरिटी में खिलाते हैं वो तुरंत मर जाते हैं। ऐसा क्यों है? उसने जवाब दिया, अगर तुम इसे दूसरी तरफ से देखो तो मेरा मिशन उनके दिलों में शांति लाना है। फिर उसने पूछा, तो स्पष्ट करने के लिए नियम क्या है? आपको प्यार करने की अनुमति नहीं है? उसने कहा, बिल्कुल, ये मना है। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा, अब देर हो चुकी है जानू, तुम पहले ही मेरा दिल ले चुके हो, अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पानी से भिगो दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं पहला ग्राहक, वह महिला जो ब्रांच मैनेजर बन गई थी। उसकी दोस्त और सहकर्मी उसे सम्मान नहीं देती थी और गंभीरता से नहीं लेती थी। अपने तेज प्रमोशन पर पछताते हुए वह लैंप के पास गई और अपनी दूसरी इच्छा जताई, 20 साल पीछे लौटना, लेकिन अपनी मैनेजर की पदवी और विशाल धन को बनाए रखना। जीनी ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे 20 साल पीछे समय में भेज दिया। इसी बीच वर्तमान में यंग अपनी ऑफिस में थी जब एक पुराना सहकर्मी आया और कहा कि वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ पड़ोस के घर में हाल ही में आया है। उसी समय अतीत में जीनी यंग के छोटे रूप से मिला, सिर्फ एक बच्ची। उसने कहा, अब जब हम अतीत में हैं, तो कम से कम नमस्ते तो कहो। लेकिन छोटी यंग ने उसकी ओर सीधा एक पत्थर फेंका। वर्तमान में उसे अचानक अपनी यादों में दर्द महसूस हुआ। उसके पास खड़ा सहकर्मी बोला, कोई फायदा नहीं, तुम अब भी उतनी ही अजीब हो। उस रात जीनी फिर से यंग से छुपा हुआ था, जो गुस्से में उसे ढूंढ रही थी। जब उसने उसे पाया तो उसने चिल्लाना शुरू किया कि वह हमेशा बिना चेतावनी के गायब क्यों हो जाता है। उनकी बहस के दौरान कुत्ता, उनके कथित ग्राहक में से एक, भौंकता हुआ आया। वो बोली, सभी कुत्ते मुझसे डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैं उन्हें गोद ले सकती हूँ। वे इंसानी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। उन्हें पता है कि मेरे पास कोई भावनाएं नहीं है। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें गोद नहीं लूंगी। फिर वो वहाँ से चली गई। जीनी ने मिस्टर सेड को फोन किया और कुत्ते के लिए अनुवाद करने को कहा, यह कहते हुए कि उसे 3 इच्छाएं दी जाए, बस एक शर्त पर, कि वह सभी गांव के कुत्तों को यकीन दिलाए कि वे यंग को देखते ही भौंकना बंद कर दें, अन्यथा जीनी उन्हें सभी को बिल्ली में बदल देगा। कुत्ते की इच्छा थी कि वह एक सुंदर, अमीर 40 साल का इंसान बन जाए। अगले दिन यंग फिर से लकड़ी पर काम कर रही थी, लेकिन इस बार शुक्र है कि वो ताबूत नहीं बल्कि एक मेज बना रही थी। उसकी दादी ने उसे फोन किया और अपनी डायरी से नोट पढ़े। फोन कटने के बाद यंग गुस्से में जीनी के पास गई और बोली, लो, ले लो अपनी टूटी जादुई शक्ति। मेरी दादी उस पंख से लिखी हुई चीजें पढ़ सकती थी, जबकि तुम कहते थे कि कोई नहीं देख सकता। अब हमें दोनों नोटबुक और पंख छुपाने होंगे। जीनी ने कहा कि लैंप सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए उसने उसे अंदर ले लिया। उसने कहा, देखो, मैं यहाँ अकेला कितने समय से रह रहा हूँ। यंग ने फिर उसे फर्नीचर लाने और जगह सजाने को कहा और लैंप को एक आरामदायक दंपति के घर जैसा बना दिया। सफाई करते समय अचानक एक वैक्यूम क्लीनर अपने आप चलने लगा और लैंप के अंदर चमकते हुए गेट में चला गया। जीनी ने समझाया, वो एक पोर्टल है, लेकिन अगर तुम इसमें जाओगी तो वापस आने में फिर 1000 साल लगेंगे। यंग ने कहा, तुम्हें उस फरिश्ते को हराना होगा। मैं उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन सच कहूँ, मैं तो बस तुम्हें खुद खत्म कर सकती हूँ और मानवता को झंझट से बचा सकती हूँ। वे दोनों खेल खेल में एक दूसरे का पीछा करते हुए हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। लैंप के बाहर से उसकी दादी अजीब आवाजें सुन सकती थी, क्योंकि अंदर का सारा फर्नीचर गिर रहा था। वे लगभग एक दूसरे को चूम ही रहे थे कि पड़ोसी ने दादी को बुला लिया। कुछ पल बाद यंग ने अपनी दादी को रोते हुए पाया। उसने पड़ोसी से पूछा, दादी क्यों रो रही हैं? पड़ोसी ने कहा, क्योंकि फारोग जो तुम्हें कारीगरी सिखाता था अब नहीं रहे। यंग बोली, ठीक है, लेकिन वह इसके लिए क्यों रो रही है?
शव यात्रा में यंग ने सुना कि उसकी दादी उसकी चिंता में कितनी व्याकुल थीं। उसे डर था कि उसके साथ अचानक कुछ बुरा हो सकता है। बाद में यंग ने जीनी से बाहर मिलकर कहा, मेरी दादी ने भी अपनी डायरी में बुढ़ापे के लक्षण लिखे हैं। वह अब बहुत समझदार हो गई है और डर रही है, इसलिए मैं अपनी दूसरी इच्छा का इस्तेमाल करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी दादी फिर से मेरी उम्र की जवानी में आ जाए। जीनी ने कहा, कृपया सोच समझकर फैसला करो, अपनी दूसरी इच्छा में जल्दबाजी मत करो। यंग ने कहा, नहीं, मैं उन्हें अचानक मौत के हाथ नहीं देना चाहती, लेकिन मैं 3 दिन बाद इच्छा पूरी करूंगी, अभी नहीं। फिर वह अपनी दादी के पास गई और बोली, अपने दोस्तों से कह दो कि तुम यात्रा पर जा रही हो, मजे करो, अपनी जिंदगी जियो। इस बीच पूर्व स्टोर मैनेजर, उनका पहला ग्राहक, अपनी बेटी को फोन कर रही थी, जो फोन नहीं उठा रही थी। वो शहर के अपने अपार्टमेंट में गई और देखा कि उसकी बेटी ने पूरी जगह तबाह कर दी थी और घर में नहीं थी। जब उसकी बेटी ने आखिरकार फोन किया तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसने कॉलेज तक छोड़ दिया। माँ टूटकर रो पड़ी, यह महसूस करते हुए कि जब वह एक साधारण कर्मचारी थी तो उसकी बेटी के साथ उसका रिश्ता कितना बेहतर था। अब उसकी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया था। फिर जीनी प्रकट हुआ और कहा, तुम्हारे पास अभी भी आखिरी मौका है, तुम अपनी तीसरी इच्छा का इस्तेमाल सब कुछ पहले जैसा करने के लिए कर सकती हो। यंग ने अपना रुख साफ किया और कहा, नहीं नहीं, इतनी हद तक नहीं, मैं अपनी तीसरी इच्छा को बेकार नहीं करना चाहती। उसके बाद यंग ने उसे बुलाया और अपनी दूसरी इच्छा पूरी करवाई। वह अपनी दादी के पास गई और हैरान रह गई कि वह फिर से अपनी जवानी के चरम पर थी। यंग ने हक्का बक्का होकर कहा, दादी, आप इतनी सुंदर थीं जब आप जवान थीं। उसकी दादी ने आईने में देखा और जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सकी और फेंट हो गई। 1, 2, 8, 9, शायद 10 बार। यंग बस वहीं पेशेंटली खड़ी रही, इंतजार करते हुए कि वह जाग जाए। इस बीच फरिश्ते की सहायक अपने वरिष्ठ को गांव में हो रही घटनाओं की रिपोर्ट देने गई, कहते हुए कि यंग की दूसरी इच्छा नेक और निस्वार्थ थी। जब वह लैंप में गई, जिन ने डांटा, अरे क्या तुम पहले खटखट नहीं कर सकती? इस लैंप की अपनी पवित्रता है, जानती हो, जैसा कि हमेशा होता है। दोनों ने एक दूसरे को टीज और आर्ग्यू करना शुरू किया, ये साबित करने के लिए कि अंत में कौन सही है। यंग हालांकि अपनी जवान हुई दादी के साथ व्यस्त थी, जो अब अपने किशोरावस्था के अंतिम वर्षों को जी रही थी। वृद्ध महिला पूरे गांव में घूमती, फंग क्वंग खरीदारी करती और जो भी उसकी नजर में आता वह खरीद लेती, जबकि गरीब यंग अपने विट के आखिर में मुंह से बड़बड़ाती, खैर मैंने खुद ही इसे बुलाया। उसने अपनी दादी को गंभीर बातचीत के लिए बैठाया, कुछ नियम तय किए कि नई जवानी के साथ कैसे व्यवहार करना है। उस रात एक गांव वाला, जिनके लिए जिन ने इच्छाएं पूरी करनी थीं, गाड़ी चला रहा था जब उसने गलती से एक हिरण को टक्कर मार दी। जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला था, जिन उसके सामने प्रकट हुआ और कहा कि वह 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। उस आदमी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ समझा, उस हिरण को मारने का पछतावा है, हाँ? तो जिन ने हिरण को ठीक किया और कहा, लो, यह तुम्हारी पहली इच्छा पूरी। अब तुम्हारे पास 2 बची हैं और तुम उन्हें तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब सच में जरूरत हो। लैंप तुम्हारे सामने दिखाई देगा। फिर वह आदमी लगभग गुस्से से फट पड़ा। उसने अपनी पहली इच्छा बर्बाद कर दी थी, उस हिरण को बचाने में जिसे वह मारने वाला था। अगली सुबह मिस्टर सेट जिन के पास आया और कहा, यंग अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग सेंटर में डांस कर रही है। जिन तुरंत वहाँ दौड़ा। उसकी दोस्त लड़-डग खड़ाई और गिर पड़ी और जिन सबसे पहले बोला, हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? तभी बैंक के मैनेजर आए और महिला कर्मचारी को बुलाया, वही ग्राहक जिसे हमने पहले देखा था, और पूछा, क्या तुम यंग को जानती हो? उसने जवाब दिया, नहीं, ज्यादा करीबी दोस्त नहीं। मैनेजर ने कहा, अरे हाँ, कैसे हो सकती हो, वो हमारी सबसे अहम क्लाइंट्स में से एक है। इस बात ने उस औरत की जलन को पहले से भी ज्यादा भड़काया। उसी क्षण जिन ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तुम 3 इच्छाएं मांग सकती हो। चतुर औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं चाहती हूँ कि यंग के खाते का सारा पैसा मेरे खाते में ट्रांसफर हो जाए। जिन ने पूछा, तुम मतलब ये कि तुम उसके जैसी अमीर बनना चाहती हो? उसने ठंडे लहजे में कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ हर एक डॉलर उसके खाते से मेरे खाते में आ जाए। सच कहूँ तो यहाँ सब लोग थोड़े पगले लगते हैं। जिन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और जाकर यंग को बताया। यंग ने आह भरी और कहा, ठीक है, तुमने इस राउंड को जीत लिया। फिर उसने लैंप के अंदर रखी रेत घड़ी के बारे में पूछा, ये क्यों नहीं चल रही? पर जब उसने उसे छुआ तो उसे अपनी पुरानी यादों के झलकियाँ दिखी। तब उसे एहसास हुआ कि जो सपना वह देखती आ रही थी वह सिर्फ सपना नहीं था। अगले दिन उसकी वर्कशॉप में उसका नया पड़ोसी अपने बेटे के साथ अपनी कार ठीक कराने आया। उसने वह बच्चे को थोड़ी देर के लिए वहीं छोड़ दिया। लड़का बातूनी और शरारती था और थोड़ा लंगड़ा चल रहा था। उसने यंग को प्राचीन गोरेओ राज्य के बारे में बताया, पर उसने बीच में कह दिया,
कृपया मेरी हेड में कहानियाँ मत भरो, मुझे सिर दर्द है और मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। उसने मिस्टर सेड को बुलाया ताकि वो दुकान पर नजर रखे जब वह बाहर जाएगी। जैसे ही लड़का वहाँ रहा, उसने देखा कि उसकी परछाई एक बड़े पैंथर जैसी लग रही थी। इसी बीच यंग अपनी दादी के पास गईं, जो अब ज्यादा घर पर नहीं रहती थी। वह उन्हें एक कैफे में खुश अपने दोस्त माई के साथ बात करते पाई। यंग चिढ़कर वापस चली गई। दादी ज्यादा ही मस्ती कर रही थी। उस रात वह आईने के सामने खड़ी थी, गहरी सोच में, जो उसने आवर ग्लास में देखा था उसके बारे में। मैं सोचती हूँ, वह धीरे बोली। तब मैंने किस चीज की इच्छा मांगी थी? तभी उसने फरिश्ते का असिस्टेंट बाहर देखा। वह बाहर गया और पूछा, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है? उसने जवाब दिया, मैंने सुना तुमने अपनी दूसरी इच्छा इस्तेमाल की। उसने पूछा, और तुम्हें इससे क्या? वह मुस्कुराया, तुम इच्छा पुलिस नहीं हो। फिर उसने कहा, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि जिन तुम्हें नष्ट करना क्यों चाहता है? उसने कहा, क्योंकि मैंने उसे लैंप में फंसाया था, जाहिर सी बात है। वह थोड़ा और पास झुका और बोला, तो तुम असली वजह नहीं जानती है ना? वह ठंडी पड़ गई। उसे सच्चाई जाननी थी। वह बोला, अगर तुम शुरुआत से सच्चाई देखना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, तुम सबको जिंदा देखोगी। वह हिचकिचाई और बोली, और मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? वह बोला, क्योंकि जिन तुम्हें चाहत से मिटाना चाहता है और वह मेरा दुश्मन है, तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। वह ताना मारी, ओह वाकई? क्या बस इतना ही? फिर उसने एक छोटे पिल्ले को उठाया, उसे हल्का थप्पड़ मारा और खिल्ली उड़ाते हुए कहा, अब मेरी निगाह से गायब हो जा, इससे पहले कि तुम्हारे काले बाल सफेद हो जाएं। उसने उसे असल में सर पर थप्पड़ मारा और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर आप इसका पूरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट करें ताकि अगला वीडियो मिस न हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।